नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान लगातार चर्चाओं में रहते हैं और एक बार फिर से सीएम योगी का एक बयान है जो उन्होंने गोरखपुर में दिया है। नारी शक्ति वंदन एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे सीएम योगी, वहां पर उन्होंने एक बयान दिया जो इस वक्त कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसने कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में इस वक्त कहीं ना कहीं खलबली मचाई हुई है। आपको बता दें सीएम योगी ने कल गोरखपुर में कहा है कि जो लोग गाय को खाते हैं क्या वो सुअर का दूध पिएंगे। पहले आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने किस तरीके से बयान दिया और उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला कृतज्ञता को लेकर के, आधी आबादी को लेकर के किस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम में बातें कही जो कहीं ना कहीं इस वक्त राजनीति के केंद्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। सुनाते हैं आपको सीएम योगी का वो बयान। आप याद करिए ना, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। कोई बच्चा होगा मां का ही दूध पिएगा ना। यानी ये प्रकृति से प्रदत्त उपहार है, देवीय उपहार है। समुद्र मंथन से निकले वे रत्न हैं जो हमें मातृशक्ति के संबोधन के साथ जोड़ता है। और इसीलिए ये भारत की ऋषि परंपरा ने उसको उसी रूप में आगे बढ़ाया और इसलिए नारी गरिमा को, उसकी महत्ता को हर स्तर पर सम्मान देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। किस तरीके से आपको उन्होंने किस तरीके से कनेक्ट किया? उन्होंने कहा कि दैवीय उपहार है, समुद्र मंथन से निकला हुआ रत्न है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस जो कार्यक्रम था, पूरे कार्यक्रम में वो जो महिला केंद्रित था और जिस तरीके से लोकसभा में ये जो बिल है, महिला आरक्षण बिल जो पास नहीं हो पाया, जिसके बाद से ही बीजेपी और सीएम योगी के निशाने पर विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। उन्होंने बोला भी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा शुरू से ही महिला विरोधी रही है, लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात उन्होंने इस कार्यक्रम में कही वो यही कही थी जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। तमाम राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं इसको लेकर के हलचल देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं इस बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर है, लेकिन सीएम योगी का यह बयान अब इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर रायबरेली से हमारे साथ बने हुए। इंद्रवीर, बताइए कौन सी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए, तो जिस तरीके से तमाम सारी गतिविधियां और तमाम सारे आरोप लगते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है और इस समय अगर मैं बात करूं तो रायबरेली में एक सबसे बड़ी अहम वजह रायबरेली की मेन जेल रोड थी और जेल रोड की हमने भी और कई सारे मीडिया कर्मियों ने लोकल खबरें और बात करें तो बड़े इसका एक मुद्दा बना और जेल रोड को लेकर के यहाँ के नगर पालिका और यहाँ के सदर विधायक अदिति सिंह के बीच में होड़ भी लगी रही। लेकिन नगर पालिका कभी कहता कि हमने इतनी रोड पास करवा दी है और कभी अदिति सिंह और इनके बीच फेसबुक वार भी देखने को मिला बीच में। अब इसके बाद सदर विधायक अदिति सिंह ने इस रोड को पास करवाया और बड़ी जद्दोजहद हुई इस रोड को पास कराने में। किसी दूसरे विभाग से फिर पीडब्ल्यूडी, फिर नगर पालिका, फिर पीडब्ल्यूडी, इस सब के चक्कर में अब कहीं ना कहीं सदर विधायक ने इस रोड को पास कराया और कल इस रोड का शिलान्यास हुआ जो कि ये शहर की बड़ी अहम रोड है अंदर, जेल रोड। और उसपे सदर विधायक अदिति सिंह ने क्या कहा है वो हमारे पास एक बाइट है, मैं वो सुनवाना चाहूंगा, उसके बाद आपको इस खबर पे आते हैं। विनायका जी, आप थोड़ा सा उद्घाटन किया गया है आज बस शिलान्यास कार्यक्रम है। इसमें हल्का फुल्का काम हम लोग ने पहले भी चालू करा दिया था और जब रोड पास हुई थी तभी लमसम 50-60 लाख दे दिए गए थे जो ये सीवर होल्स उनको उठाने वाला जो काम होना था। परंतु जो रोड वाला काम है कहीं ना कहीं आज से वो चालू हो जाएगा। तो आज बस शिलान्यास कार्यक्रम था। उद्घाटन अभी जब बन जाएगी सुंदर सी रोड तो फिर करेंगे। देखिए, ये अखंड उद्घाटन किया है और इस रोड को लेकर के बड़ी राजनीति, बड़ी सारी पॉलिटिक्स हुई, लेकिन
अगर बात करें तो जो सदर विधायक अत्ती सिंह है, सदर से ही विधायक है और इन्होंने इस रोड को लेकर बड़ी जद्दोजहद करी थी। इसमें नगर पालिका, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष जो है कांग्रेस से सतपाल सोनकर और अत्ती सिंह या तमाम सारे और जनप्रतिनिधि, एक दो अगर मैं बात कहूं तो समाज सेवी भी इस रोड को बनवाने में श्रेय लेना चाहते थे। लेकिन इसमें बेसिकली अगर बात करें तो सदर विधायिका का जिस तरीके से आज वर्जन आया है कल, और इस रोड का एक शिलान्यास किया गया है और अब इसको लगभग 2.5 किलोमीटर की रोड है। और अखंड ज्यादातर अगर शहर की बात करें तो शहर में जितने हॉस्पिटल प्राइवेट है वो इसी रोड पे है। जेल रोड वाया कानपुर, अगर शॉर्टकट आपको लखनऊ प्रयागराज हाईवे से ओवरब्रिज अगर आप चढ़ के शहर के अंदर से जाना चाहते हैं तो आप कानपुर जाने के लिए इस रोड से जा सकते हैं। मतलब मेन रोड है शहर के बीचों बीच। तो इस तरीके की ये रोड थी और ये 2.5 किलोमीटर की रोड है और इसपे इतने ज्यादा मतलब क्षतिग्रस्त स्कूल है, बच्चे आते हैं जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही थी। इसको लेकर के ये लगभग 4 से 5 साल से ये हालत बने हुए थे और बरसात में तो यह हालत था कि यहाँ पे नदियां बहने लगती थी, गड्ढे, रिक्शा गिर रहे, मोटरसाइकिल गिर रही। तो बहुत सारा उसको लेकर के अब एक बड़ा राहत का मिला है रायबरेली वालों को इस जेल रोड को लेकर के। अब अंतर्गत वो बनने जा रही है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर की एक बड़ी रोड, क्योंकि बहुत सालों से, लंबे सालों दिनों से इसका इंतजार किया जा रहा था। कई वर्षों से लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि रोड बन जाए। आखिरकार इस रोड के न बनने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कहते रहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें बने। भले ही गड्ढा मुक्त नहीं हो पाती, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर पैचेस आते हैं, पूरी की पूरी सड़क खराब नहीं होती है। लेकिन आखिरकार इस सड़क में इतने वर्ष लग गए बनने के लिए, इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इसके पीछे क्या वजह है? क्या कारण है कि विकास को गति देना चाहिए था, उस विकास में कई लोग अवरोधक बन रहे थे? कौन है वो लोग? क्यों चाहते थे कि ये रोड ना बने? विकास की गति न होने की, इस रोड को न बनने की मेन वजह रही है एनओसी। कभी नगर पालिका नहीं हो पाता, कभी पीडब्ल्यूडी नहीं हो पाता, कभी सेतु निगम नहीं कर पाता। तो इन सब विभागों के चक्कर काटने के बाद इसमें जो फाइटर, अगर मैं कहूं तो जो सदर विधायक है, इन्होंने फाइट करी और उस फाइट से इसको किसी तरीके से हर विभाग की एनओसी और तमाम सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो लेकर के है। क्योंकि इसमें रोड़ा, अगर मैं बात करूं तो नगर पालिका का कहीं ना कहीं इंटरफेयर था और हर विभाग, क्योंकि जब नेता पक्ष और विपक्ष हो जाता है, नगर पालिका जिसका भी विपक्ष का है, तो ये सब दिक्कतें शहर में आती हैं। जो बड़े ऐसे काम होते हैं उन सबको क्रेडिट लेने का हर एक नेता काम करता है। तो इसको भी क्रेडिट लेने का काम किया गया तमाम सारे नेताओं के द्वारा। लेकिन अंततः जो क्रेडिट मिला वो सदर विधायक अत्ती को मिला। क्यों? क्योंकि उनको इससे पहले भी जब सूबे के मुख्यमंत्री से इस रोड को लेकर के चर्चा करने गई थी, बात करने गई थी, तो वहां की भी फोटो और ये सब आए थे। लेटर पैड आया था जब ये जारी हुआ था कि ये मुख्यमंत्री जी ने रोड पास कर दी। तो अब वो क्रेडिट कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से, या यूं कहें नगर पालिका के हाथ से, वो क्रेडिट निकल गया है। और ये क्रेडिट टोटल अब अगर बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद सदर विधायक अत्ती सिंह को मिला है। और ये योग्य भी थी उसके, क्योंकि जिस तरीके से लग करके यहां से लेकर मुख्यालय तक काम कराया, हम किसी की तारीफ नहीं करते, लेकिन तारीफ वही होती है जो दिखती है। तो जो तारीफ के काबिल है, मुझे लगता है कि उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो इस तरीके से ये रोड का अब तक विकास ना हो पाना, ये वजह है। बहुत बड़ी बात भी आपने इंद्रवीर बताई और एक लॉजिकल बात है, लेकिन ये इलॉजिकल है। बात तो लॉजिकल है कि इनकी वजह से, विपक्ष में होने की वजह से, या फलाना की वजह से, या नगर पालिका या पीडब्ल्यूडी की वजह से कोई ना कोई अड़ंगा जरूर लगा देता था। लेकिन ये उनका इलॉजिकल काम है जिसकी वजह से जनता परेशान होती है। कई ऐसे मसले देखे गए हैं जिसकी वजह से लोगों के जो विकास कार्य होते हैं, जो जनता को राहत मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती। यहाँ पर श्रेय बिल्कुल मिलना चाहिए आदित्य सिंह को, जो वहां के विधायक है, क्योंकि उनके ही जरिए काम हो पाया। तो बिल्कुल श्रेय देना कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मामलों में तमाम तरीके के काम हमने देखे जहां पर इस तरह की अड़चने आती हैं। हमने सबसे ज्यादा ऐसे मामले रेलवे ओवरब्रिज को लेकर के देखे हैं कि किस तरीके से आधा ब्रिज इधर बन जाता है, आधा उधर बन जाता है, लेकिन जो बीच का हिस्सा होता है उसे बनने में कई वर्ष लग जाते हैं क्योंकि एनओसी नहीं मिल पाती। अगर काम ही शुरू नहीं हो पा रहा है या काम में दिक्कत आ रही है तो आखिरकार परेशान तो जनता हो रही है। तो आखिरकार जनता के हित से जुड़े हुए कामों में अगर इस तरीके की लापरवाही आई, इस तरीके का इलॉजिकल तर्क दिया जाएगा तो समस्याएं बड़ी बनेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक प्रतिनिधि का, जो जनता का प्रतिनिधि है, चुना हुआ प्रतिनिधि है, जिसको जनता ने वोट देकर के भेजा है सदन में, अगर वो इस तरीके से कार्य करता है, उनकी समस्याओं को दूर करता है, तो अपने आप में काबिल तारीफ है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जिस तरीके से आदित्य सिंह विधायक को ऐसा ही होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को ऐसा ही होना चाहिए। अगर कहीं भी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं तो उनको खुल करके आना चाहिए और जो भी विवाद जो समन्वय नहीं बना पा रहे हैं
उनको साथ बैठाना चाहिए कि लोगों को दिक्कतें ना हो। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा इंद्रवीर, क्योंकि ऐसे ही विकास के कार्यों में कई अवरोधक हमने देखे हैं। ये केवल रायबरेली के ही नहीं बल्कि तमाम जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आती हैं। इंद्रवीर ने जो खबर दिखाई है जरूरी है, ये बहुत छोटी खबर ये नहीं है कि एक जगह की रोड नहीं बन पा रही थी। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी विभाग के चक्कर में या 2-3 विभागों के चक्कर में एक रोड नहीं बन पा रही थी कई वर्षों से, जिसको अब अदिति सिंह के साथ या उनके सहयोग की वजह से ये इसका निर्माण शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के। ब्रजेश के पास चलते सिद्धार्थ नगर। ब्रजेश, अब बताइए कौन सी खबर है? जी अखंड, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले भी देखा गया था कि तेल और पेट्रोल को लेकर के जो है काफी समस्या बनी हुई थी, आज वहीं फिर एक विजुअल के माध्यम से आप देखिए कि इस समय इतना अधिक गर्मी है और इतना अधिक गर्मी होने के बावजूद भी लोग जो है सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। इसके बाद भी जो है पेट्रोल लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या अखंड, लगातार एक तरफ जो है जिला पूर्ति अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जो है पेट्रोल और डीजल की कहीं कमी नहीं है, तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लोग सुबह सुबह क्या घंटों घंटों लाइन, पूरा दिन लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, तब जा करके उन्हें कहीं पेट्रोल मिल पा रहा है सर। नहीं तो सिद्धार्थनगर में अगर ये हालात ब्रजेश, एक सवाल ये है कि आखिरकार ये कब से स्थिति पैदा हुई है कि इस तरीके से लोग लाइन में लग रहे हैं और कतारें तो बयां कर रही हैं कि हालात सामान्य नहीं है, भले जिला आपूर्ति अधिकारी कोई भी दावा करे। जी अखंड, हम आपको बता दूं ये प्रक्रिया 2-3 दिन से लगातार चल रहा है। रोज लोग, यहाँ तक हम आपको बता दें कि लोग रात में टंकियों पर रुक जाते हैं पेट्रोल पाने के लिए। इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई पूरे सिद्धार्थनगर जिले में। अधिकतर जगहों पे तो ये भी देखा गया कि पेट्रोल टंकियों पे लगा दिया गया कि हमारे यहाँ पेट्रोल, तो हजारों की संख्या में हुजूम लग जाता है और लोग धूप में इतने अधिक परेशान हो जाते हैं जब जाकर उनको कहीं 100-200 रुपए की पेट्रोल मिल पा रही है। हाँ ब्रजेश, हम एक चीज और भी जानना चाहेंगे, आखिरकार ये दिक्कत आई है, ये दिक्कत कब से इस तरीके, क्योंकि 2-3 दिन आपने बताया है, कितने पेट्रोल पंप ऐसे होंगे? अगर सिद्धार्थनगर की अकेले बात की जाए, सिद्धार्थनगर जनपद की बात की जाए, तो वहां पर ऐसे कितने पेट्रोल पंप होंगे जहां पर इस तरीके के हालात बने हुए, या फिर वहां पर टंग गया है या तख्ती टंग गई है, बोर्ड लग गया है नो पेट्रोल? जी अखंड, हम आपको बता दूं, अगर लगभग आंकड़ा निकाला जाए तो दर्जनों से ऊपर पेट्रोल टंकियों पे जो है चस्पा कर दिया गया कि हमारे यहाँ पेट्रोल नहीं है। अगर कहीं आता भी है इक्का दुक्का करके तो वहाँ हजारों की संख्या इकट्ठा हो जाती है। अब ऐसे हम आपको बता दें कि आज हम लगभग 8 से 10 पेट्रोल टंकियों पर गए थे, जहाँ लगभग सिर्फ यही देखने को मिला, कहीं तो चस्पा किया गया और कहीं जो है कुछ नहीं, सिर्फ पेट्रोल मालिक जो है, संचालक जो बता दे रहे भैया पेट्रोल नहीं आया है। अब आज एक जो है भनवापुर विकास के खंड के अंतर्गत तो ग्राम पंचायत, जी आप 8-10 पेट्रोल पंप पर गए हैं, तो पेट्रोल पंप संचालक क्या कुछ बता पा रहे, क्या वजह है कि क्यों नहीं इस तरीके से वहां पर पेट्रोल मिल पा रहा? मान लेते हैं जिला पूर्ति अधिकारी के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, जो भी है उनके हिसाब से सारी चीजें, स्थितियां सामान्य है, तो पेट्रोल पंप संचालक पेट्रोल ना मिल पाने की क्या वजह बता रहे, दिक्कतें कहां पर आ रही? क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले भी देखा था, बहराइच से सरफराज बता रहे थे कि कई पेट्रोल पंपों पर ताला लटक गया है, वहां पर नो पेट्रोल का बोर्ड चस्पा कर दिया गया। और आप तो सिद्धार्थनगर में भी इस तरीके के हालात बता रहे हैं कि कई पेट्रोल पंप बंद है, और भी कई जगह है जहां पर इस तरीके से जहां पर अच्छी खासी तादाद है पेट्रोल पंप की, वहां पर भी कई दर्जनों पेट्रोल पंप बंद है। तो सिद्धार्थनगर में पेट्रोल पंप संचालकों से अगर आपने बात की तो उनका क्या मानना है पेट्रोल ना और डीजल ना मिलने के पीछे? जी अखंड, मैं आपको बता दूं, जब उनसे पूछा गया तो ऑन कैमरे पे तो पहली बात वो बोलना नहीं चाहे, लेकिन साफ तौर से बताया कि भैया इस समय जो है ड्राई है, पेट्रोल नहीं आ रहा है, ये समस्या बनी हुई है, जल्दी हो सकता है निदान हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरीके का जो मामला सामने आ रहा है, लोग इतनी अधिक इस समय धूप है कि लोग बाहर घर से नहीं निकल पा रहे हैं। जो विजुअल आपको भेजेगा उसमें आप देख सकते हैं कि साफ तौर से बिल्कुल लोग धूप में खड़े हैं पेट्रोल पाने के लिए। यहाँ तक कि किसी लोग, काफी लोगों का ऐसा हो गया जहाँ लोग जो है, जिनके यहाँ निमंत्रण था, शादी था, विवाह था, लोग वहां नहीं जा पाए पेट्रोल के कारण। इतनी बड़ी समस्या इसमें पूरे सिद्धार्थनगर जिले में बनी हुई है। और दूसरी तरफ जिला पूर्ति अधिकारी लगातार कह रहे हमारे यहाँ पेट्रोल है, पेट्रोल है, तो पेट्रोल गई कहाँ है, सबसे बड़ी समस्या है।
तो यही बात है कि अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल लोगों को मिल क्यों नहीं रहा, क्यों पेट्रोल पंप पे ताले लगे हुए हैं, क्यों वहां पर नो पेट्रोल का बोर्ड चस्पा किया गया है। आप लोग क्या केवल केवल दावे करने के लिए आते हैं क्या आप जमीनी हकीकत से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं रखते? जमीनी हकीकत ये बयां कर रही है कि वहां पर कतारें लगी हुई, मान लेते हैं कि आज पेट्रोल पंप पे कतारें लग सकती हैं, लेकिन अगर कई पेट्रोल पंप जैसा सिद्धार्थनगर से ब्रिजेश बता रहे हैं कि वहां पर दर्जनों पेट्रोल पंप बंद है, वहां पर पेट्रोल नो पेट्रोल का वहां पर बोर्ड चस्पा कर दिया गया है, तो क्या ये दावों में हकीकत में अंतर नहीं है? ऐसे दावों और हकीकत का क्या मतलब है कि दावों में और हकीकत में जमीनी अंतर साफ तौर पर दिखाई दे रहा हो? तो अगर आप घर में बैठे हुए, दफ्तर में बैठे हुए हैं, जरा आपको भी बाहर निकलना चाहिए और आखिरकार पता लगाना चाहिए कि दिक्कतें हैं क्या सच में पेट्रोल नहीं है, किसी कारणवश नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले कानपुर से बात किया, जब हमारे साथ अवनीश जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि उन्होंने वहां के डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों से बोला, जो भी एजेंसीज है उनसे बोला कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप मेरा सीयूजी नंबर लीजिए, आप उनसे बात कीजिए। यहाँ पर अधिकारी तो दावा कर रहे हैं लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है, वहां पर तो पेट्रोल है ही नहीं। जी अखंड, ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई, पता नहीं कब तक इसका निदान हो पाएगा। लोग काफी परेशान, आपको बता रहे हैं कल शाम को एक पेट्रोल टंकी पर हम गए थे, जहां लोग जो है बोरा बिछा कर के बैठे, पेट्रोल मिलेगा तभी जाएंगे, और सुबह मॉर्निंग में जब फिर देखिए तो तभी देखिए वहां लगभग 500 की संख्या से अधिक लोग बैठे थे। अब इतनी बड़ी समस्या है लोगों के बीच में आ गई है, क्योंकि अब लोगों का जो है पेट्रोल ही एक साधन है। लोग अगर पेट्रोल नहीं मिल पाएगा तो घर से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मजबूरी है, लोगों के यहाँ शादी विवाह है, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। अगर आपके सामने समस्या बनी हुई है, जनता के सामने समस्या बनी हुई है और अधिकारियों के हिसाब से समस्या कुछ है ही नहीं, तो अपने आप में समझ में आता है कि आपका काम करने का तरीका कितना नायाब है, कितनी शानदार तरीके से आप काम कर रहे हैं। एक काम कीजिएगा ब्रिजेश, लाइव के बाद आप तुरंत जाइएगा और जिला पूर्ति अधिकारी से बात कीजिए, उनसे पूछिएगा कि आप तो दावा ये कर रहे हैं, हकीकत तो ये है कि लोगों को पेट्रोल मिल ही नहीं रहा और कई पेट्रोल पंप तो बंद है। आखिरकार आपकी बात में सच्चाई है या पेट्रोल पंप संचालक जानबूझ करके पेट्रोल अपना पंप बंद करके बैठ गए हैं, और जो लाइन में लगे हुए इस धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में, जब लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, लोग रात से लेकर के अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कि हमको सबसे पहले पेट्रोल मिल जाए खड़े हैं। आखिरकार सच्चाई क्या है, जरा ये पूछिएगा उनसे ऑन कैमरा और बताएं कि आखिरकार दिक्कत क्या है और कब तक, अगर दिक्कत है ये सच में है, दावों से अलग है, तो ये दिक्कत कब तक दूर होगी, इसको भी जरूर लेकर के सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रिजेश इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन ये सवाल जरूर कीजिएगा। आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श हमारे साथ हरदोई से बने हुए हैं। आदर्श, हरदोई से कौन सी खबर है? देखिए जी, आज हम बताना चाहेंगे हरदोई जल्दी। आज सबसे बड़ी खबर यह है कि 29 अप्रैल को माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरदोई में आगमन हो रहा है, जो यहाँ गंगा एक्सप्रेस में बना हुआ 36,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जो करीब 12 जिलों को जोड़ रहा है, और ये प्रतापगढ़ से लेकर मेरठ तक, और इसमें कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और सबसे बड़ा आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हरदोई में भी आगमन लगा, जो अपने यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, कन्नौज है, शाहजहानपुर है, हरदोई है, उन जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और गंगा एक्सप्रेस को जो तैयारी है उनको लेकर भी उनकी समीक्षा बैठक करेंगे। यहाँ पर जो हरदोई के जिलाधिकारी हैं और यहाँ कप्तान है, लखनऊ के आईजी, डीआईजी, डीजीपी, सभी लोग यहाँ पर चूंकि पहुंचने वाले हैं और बहुत कड़ी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जो हरदोई जनपद से करीब 50 किलोमीटर दूर पर राघोपुर गौसगंज मल्लामा जो एक्सप्रेस बनाया गया, उसका उद्घाटन होना है। और आज उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरदोई जनपद में शाम को 4 बजे हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं और उसी की समीक्षा बैठक को लेकर। जी अकल आदर्श, क्योंकि देखिए 29 तारीख का एक प्रस्तावित दौरा है, पीएम मोदी आएंगे और गंगा एक्सप्रेसवे का वहां से उद्घाटन करेंगे। बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ा ये पूरा एक्सप्रेसवे है और कहीं ना कहीं कई जिलों को ये सौगात मिलने वाली है, और हरदोई से इसका उद्घाटन होना अपने आप में बड़ी बात है। तैयारियों को लेकर के आपने बताया कि कहीं ना कहीं उसको लेकर के तैयारियों में पूरा प्रशासन और जो अमला है वो जुटा हुआ है। क्या इस तरीके की भी जानकारी है उस स्थल तक सीएम योगी का कोई दौरा आज की डेट में, क्योंकि 29 तारीख को कार्यक्रम है, तो क्या वहां पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, इस तरह की कोई जानकारी है? जी आकाश जी, बिल्कुल हम बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं आज हेलीकॉप्टर से हरदोई आ रहे हैं, जो मल्लामा सीधे हेली पे वहीं जहां पर उनका प्रधानमंत्री जी का दौरा लगा हुआ है, यहाँ पर उद्घाटन करने आएंगे। उसी को लेकर वहां पर चेकिंग भी करेंगे और वहां पर समीक्षा बैठक भी करेंगे और सभी अधिकारी वहां पर मौजूद भी रहेंगे। और जितने भी हरदोई जनपद की बाहरी वाहन है, उनका रूट कल रात को ही डाइवर्जन कर दिया गया कि उधर से कोई भी रूट नहीं निकलेगा। उनके उधर रूट कन्नौज होते हुए कुछ निकलेंगे, कुछ लखनऊ होते हुए बाईपास होते हुए, इस तरीके से रूट को भी डाइवर्जन किया गया और कड़ी से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। जी अखंड। आदर्श, एक और सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए बड़ी सौगात मिलने वाली है और ये सौगात हरदोई वासियों के लिए भी बहुत
खुशखबरी जैसी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एक्सप्रेसवे का अब इस्तेमाल कर पाएंगे। इसको लेकर के जनता में किस तरीके का माहौल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है बहुत लंबा एक्सप्रेसवे, अभी तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। तो ऐसे में इस एक्सप्रेसवे को लेकर के हरदोई के जो निवासी हैं, जो वहां के हरदोई वासी हैं, उनका क्या कहना है, वो इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर ये जो भी जहाँ पर से एक्सप्रेस निकल रहा है, वहाँ जिन लोगों की खेती है, उन लोग खेतिहर लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पर जो है काम भी मिलेगा, वहाँ पेट्रोल टंकी लोग खोलने के अलावा वहाँ ढाबे भी बनाएंगे लोग। इससे कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों को कई तरीकों से फायदा भी मिलने वाला है। जी अखंड। हाँ बिल्कुल आदर्श है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ना सिर्फ रफ्तार या यूं कहें कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपको कम समय लगेगा, बल्कि आपके आर्थिक विकास की भी एक बहुत बड़े एक्सप्रेसवे के कहीं ना कहीं आपके जिले का भी आर्थिक विकास होता है, क्योंकि आप अपने सामान को बहुत आसानी से वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां पहले पहुंचाना मुश्किल होता था। हमने ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से देखा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से देखा है, और अब गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहले ही हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए नई इबारत लिखता हुआ नजर आ रहा है, और खासतौर से वो तमाम जनपद और हरदोई के लिए भी एक खुशी की खबर है, क्योंकि तमाम लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। देखिए अखंड जी, हम बताना चाहेंगे कि हरदोई के बिलाग्राम चुंगी से करीब 12 किलोमीटर पर ये एक्सप्रेस बना हुआ है, और हरदोई वासियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि बिलाग्राम से जैसे आप बिलाग्राम पे जाएंगे, बिलाग्राम से ही एक्सप्रेस पे चढ़कर सीधे आप मेरठ जा सकते, प्रयागराज जा सकते हैं, और भी कई जगह पर आप जा सकते हैं। कहीं ना जो दूरी 12 घंटे में तय होती थी, अब वो दूरी घटकर 5-6 घंटों में तय की जा सकेगी। जी बिल्कुल आदर्श, यही तो फायदा है एक्सप्रेसवे का कि तमाम एक्सप्रेसवे से लोगों को बड़ी राहत मिलती है। जो पहले जस्ट दुगना समय लगता था, वो घट करके आधा हो जाता है। इसीलिए एक बड़ी राहत की खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते थे, यहाँ से होकर के गुजरते थे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके हाथों में हमने देखा है कि किस तरीके से आपके हाथों में प्लास्टर लगा हुआ है, तो अपना भी विशेष ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। हाँ इंद्रवीर, एक सवाल का जवाब आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आज यूपी बोर्ड के रिजल्ट अनाउंस होंगे। 27 लाख बच्चों ने करीब एग्जाम दिए थे, 27.5 लाख बच्चों ने, और उनके लिए खुशी का मौका होगा, क्योंकि आज रिजल्ट अनाउंस होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस रिजल्ट को लेकर के कहीं ना कहीं वो तमाम जो बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनको एक उत्साह भी है, किसी के मन में भय भी है कि उनके कितने मार्क्स आएंगे। रायबरेली में अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए, क्योंकि जो जानकारी निकल करके सामने आ रही, कुछ ही घंटों बाद एग्जाम रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाएगा। देखिए, लगभग 3-3:30 बजे ये रिजल्ट आएगा यूपी बोर्ड का, और इन सब पे जितने छात्र हैं वो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो साल भर की उनकी अपनी मेहनत है, वो किस तरीके से आखिरकार आज रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट का रिजल्ट क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है, खासकर उनकी हार्ट बीट बहुत तेज है, और उसको लेकर के लोगों ने मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में जाना भी शुरू कर दिया है। हम तमाम सारी चीजें हमने देखी और हमने कवर भी करी अभी जाकर के, और इस लाइव के बाद हम इसको भी कवर करने वाले हैं। और आज जो भी आएगा टॉप रायबरेली का या किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी जिले का हो, वो तमाम सारी खबरें IBC 24 पर देखेंगे। और खासकर रायबरेली जिले की तो 100% हम उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरीके से चिलचिलाती हुई धूप है बाहर, और तमाम सारी गर्मियों को देखते हुए अब ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये उत्सुकता है उन छात्रों के लिए जिन्होंने साल भर कड़ी मेहनत करी है। आखिरकार वो अब उस रिजल्ट पे खरे उतर के या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब ये थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि 4 बजे करीब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसके बाद ही वही से रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और तमाम जो इतनी बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं इस परीक्षा के लिए उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की थी, और उनकी हार्ट बीट, जैसा इंद्रवीर ने बताया कि हार्ट बीट बड़ी होगी। कुछ लोगों को पास होने का भी डर होगा, तो कुछ लोगों को टॉप करने की इच्छा होगी कि क्या वो इस एग्जाम में टॉप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किसने टॉप किया है, कौन से जिले ने बाजी मारी है, कौन से स्कूल के छात्र ने सबसे अधिक नंबर ला करके उत्तर प्रदेश बोर्ड का नाम रोशन किया है। फिलहाल हमारे सवाल तमाम साथी हमारे साथ जुड़ेंगे भी, और यूपी बोर्ड के रिजल्ट को आप तक पहुंचाएंगे। और उन प्रतिभागी जो भी छात्र हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से लगन के साथ इस एग्जाम की तैयारी की थी, उनको उनके रिजल्ट के बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको एक खबर बता देते हैं, बड़ा ही दर्दनाक हादसा मिर्जापुर में से आया है यूपी के, जहां पर 11 लोगों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक मौत जलने की वजह से हुई है।
ये एक हादसा हुआ कल रात 9:30 बजे के करीब। कहीं ना कहीं एक हादसे का शिकार जिस ट्रक बताया जा रहा है कि जो ट्रक था उसका ब्रेक फेल हो गया, जिसने आगे चल रही बोलेरो को टक्कर मारी। बोलेरो और स्विफ्ट गाड़ी आगे जाकर के ट्रेलर से लड़ गई, जिसमें बोलेरो में जो सवार लोग थे, जो मुंडन करा के आ रहे थे, जो जानकारी है उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया और सभी सवार व्यक्तियों की उसमें जल करके मौत हो गई। बड़ा ही दर्दनाक हादसा था। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें से एक भी लोगों को बचाया नहीं गया। ये जो जानकारी निकल करके सामने आई, पीएम ने, सीएम ने, सभी ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही साथ बात कही है क्योंकि एक बड़ा हादसा था मिर्जापुर में, क्योंकि एक ही परिवार के 8 लोगों की बताई जा रही है इसमें मौत हुई है, जो मुंडन करा करके आ रहे थे। एक ड्राइवर था, साथ ही साथ स्विफ्ट जो चालक था उसकी भी मौत हुई है और जो ट्रक का क्लीनर था उसकी भी मौत हुई है। कुल मिलाकर 11 मौतों से कहीं ना कहीं सनसनी फैल गई है और ये हादसा बहुत ही डरावना और दर्दनाक था, जिसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन तमाम दावों की पोल खोल दी है जो सुरक्षा से जुड़े होते हैं, सड़क सुरक्षा को लेकर के होते हैं, और तमाम जो अभियान चलाए जाते हैं उसके कहीं ना कहीं असर साफ तौर पर ना दिखाने के लिए, या कहे ना नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। शायद ये भी वजह हो सकती है कि एक इतना बड़ा हादसा हुआ है। आपको सुल्तानपुर से भी बता देते हैं कि सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जो पट्टी है, रनवे है, उस पर जो तमाम जो लड़ाकू विमान है हमारे, वो कल उतरे थे दोपहर में 2 बजे और रात में 9 बजे करीब। 2 टाइम का ये अभ्यास था, दिन में भी अभ्यास हुआ था और रात में भी अभ्यास हुआ था। दिन में भी वहां पर जैगुआर, सुखोई जैसे MI-17 हेलीकॉप्टर से किस तरीके से कमांडोज उतरते हैं, एक बड़ा ही अभ्यास था, युद्ध अभ्यास था। और इसको देखने के लिए करीब 4 से 5 किलोमीटर का जो दायरा था, इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया था और टच एंड गो के तहत इसको पूरा का पूरा ये रिहर्सल कहें या यूं कहें कि वहां पर कार्गो प्लेन भी उतरा था और तमाम चीजों ने एक रिहर्सल किया था। तो कहीं ना कहीं जो एयरफोर्स है हमारी, उसने कल बड़ा रिहर्सल किया, एक बड़ी एक्सरसाइज की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। और कहीं ना कहीं इस पट्टी पर जिस तरीके से लड़ाकू विमानों ने अपना दमखम दिखाया, वो देखते ही बनता था। चाहे वो सुखोई की बात की जाए, जैगुआर की बात की जाए, या फिर कार्गो की बात की जाए, या MI-17 हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए, जो कमांडोज थे उनको भी किस तरीके से दिखाया गया है, ये साफ तौर पर वहां देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज की गई थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। और ये जो रनवे जो पट्टी है, उस पट्टी पर ये कहीं ना कहीं इस रनवे पर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई एयरफोर्स की तरफ से। तमाम जो विमान थे, जो लड़ाकू विमान थे, वहां पर साफ तौर पर देखे जाते थे और रात के अंधेरे में भी ये एक्सरसाइज की गई थी कि कहीं ना कहीं एक युद्धाभ्यास था कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो हमारी तैयारियां हैं उसको भी हम कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जो ये एक्सप्रेसवेज हैं इसको रनवे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि थी और जिसमें एयरफोर्स के जो तमाम जो भरोसेमंद पायलट्स हैं, यूं कहें कि जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने टच एंड गो के तहत इस पर लैंडिंग की भी जो कर्तव्य है वो दिखाया और एक बहुत बड़ा अभ्यास भी किया। आपको बता दें कि गाजीपुर में एक खबर है, गाजीपुर में एक मौत हो जाने के बाद जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचता है, तो वहां पर गांव वाले और सपा प्रतिनिधिमंडल के बीच में पथराव हो जाता है, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। जिसमें पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के जो थे RK विश्वकर्मा, उनके साथ के कई और लोग भी इसमें घायल हो जाते हैं। इसको लेकर के कहीं राजनीति कहीं ना कहीं तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इसको लेकर के एक्स पे भी, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहीं ना कहीं से बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिसमें पीडीए परिवार बार बार उन्होंने जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं माहौल था जहां पर गांव वालों के बीच में और सपा प्रतिनिधि मंडल जो था उन लोगों के बीच में पथराव हुई और इस पथराव की घटना में पूर्व मंत्री जो थे RK विश्वकर्मा, वो भी घायल हो गए और उनके साथ साथ कई और लोग भी घायल हुए, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिरकार किस तरीके की अराजकता है। और साफ तौर पर उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया क्योंकि उसमें पुलिस वालों को भी कुछ चोट लगी, पत्थर चल रहे थे, उसमें पुलिस वाले के भी सर से कहीं ना कहीं गंभीर उसको चोट लगी थी। तो उसको लेकर के उन्होंने बोला कि इसमें पीडीए का परिवार है वो बढ़ रहा है, इसमें वो तमाम लोग शामिल हो जाए जिनके साथ इस वक्त अन्याय हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने इसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक कार्रवाई के साथ साथ पीडीए के ऊपर हमला बताया है। लेकिन इतना जरूर है कि जब ये प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा तो गांव वालों ने सपा प्रतिनिधिमंडल का विरोध कर दिया, जिसके बाद जो पूरा का पूरा माहौल था वो गर्म हो गया और वहां पर स्थितियां इस कदर ज्यादा उग्र हो गई कि पत्थरबाजी से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने समय रहते हालात पर जरूर काबू पाया, लेकिन इसके पहले ही वहां पर कई लोग चोटिल हो चुके थे, उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल है।
तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।